गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपका ज्ञानदीप सर। और आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 क्लास 11 के बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स हमारा जो चैप्टर है वही चल रहा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेब ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको हम करेंगे। और ये देखिए इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है, वही चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी हमारे रिमेनिंग बच गया था रिमेनिंग टॉपिक, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। वेब ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स allow us to interact with different devices through internet with the help of smartphone or computers, thus creating a personal network. But to interact with n number of different devices, we need to install n different apps. Would not it be convenient to have one interface to connect all the devices? The web is already being used as a system to communicate with each other. So, will it be possible to use the web in such a way that all things can communicate with each other in the most efficient manner by integrating them together? Web of Things allows the use of web services to communicate anything in the physical world besides human identities on web. It will pave way for creating smart homes, smart office, स्मार्ट सिटी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वेब ऑफ थिंग्स में कि देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट से हम जुड़ जुड़ चुके हैं एन नंबर ऑफ डिवाइस के साथ। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज़ है, स्मार्टफोन, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन एन नंबर ऑफ ऐप्स का भी तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है ना। तो ये तो एक कन्वीनियंट वे नहीं है, इसको हम कन्वीनियंट वे नहीं बोलेंगे, क्योंकि एन नंबर ऑफ अगर ऐप्स अगर आपको इंस्टॉल करना पड़े, ये तो एक्चुअली कन्वीनियंट वे नहीं है। मान लीजिए आपका एक आपको इंटरेक्ट करना है अलग अलग चीज़ों के साथ। तो अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनके अलग अलग ऐप्स, अलग अलग ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करोगे आपके कंप्यूटर में, तो ये एक इनकन्वीनियंट वे हो जाता है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है वेब। वेब क्या है, एज ए सिस्टम कम्युनिकेट करेगा आपको। सिस्टम आप डायरेक्टली जैसे हमारा जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको मार्केटिंग भी करना है, आपको वीडियो कॉल भी करना है, आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र भी करना है, सब कुछ करना है। तो हम क्या मोबाइल के ज़रिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो क्या है आपका, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से या अमेज़न के माध्यम से आराम से कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं घर बैठे। आपका मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से आप कर सकते हो। कंप्यूटर में आप बैठ के वहाँ पर आपने www.flipkart.com लिख दिया या amazon.com लिख दिया, बस वहाँ पर जाकर आपको जो सामान सिलेक्ट करना है कर लीजिए। उसके बाद आप उसे ऑर्डर दे सकते हो। ऑर्डर देने के बाद आपको दूसरे कोई ऐप्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके वहाँ पर ही ऑप्शन मिल जाता है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन आप पेमेंट करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली वही प्लेटफॉर्म आपको ले जाएगा आपके बैंकिंग सिस्टम में, वहाँ से आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कन्वीनियंट वे आ चुका है ताकि हम एन नंबर ऑफ ऐप्स को इंस्टॉल ना करना पड़े हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल्स में। हम एक ही ऐप्स के माध्यम से पूरा का पूरा जितने भी काम है उन्हें आराम से कर सके। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा घर के जो चीज़ें हैं, स्मार्ट होम हो चुका है, स्मार्ट ऑफिस हो जाएगा आपका, स्मार्ट सिटी हो जाएगा धीरे धीरे, जहाँ पर हर तरीके का सुविधा होगा। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, कंट्रोल करेंगे हर चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा। आपका घर स्मार्ट होम हो जाएगा, जहाँ पर आपका पूरा
डोर लॉकिंग सिस्टम जो कि वेब ऑफ थिंग्स के साथ जुड़ा रहेगा। आप एक ही ऐप्स के साथ मोबाइल में एक ही ऐप्स के माध्यम से पूरा का पूरा आप अपने हाथों में कंट्रोल ले सकते हो। अब दूसरा टॉपिक आ गया सेंसर। What happens when you hold your mobile vertically or horizontally? The display also change to vertical or horizontal with respect to the way we hold our mobile. This is possible with the help of two sensors, namely accelerometer and gyroscope. The accelerometer sensor in the mobile phone detect the orientation of the phone. The gyroscope sensor track rotation or twist of your hand and add to the information supplied by the accelerometer. Sensors are very commonly used for monitoring and observing elements in real world application. The evolution of smart electronic sensor is contributing in a large way to the evolution of IoT. It will lead to create of new sensor based intelligent system. A smart sensor is a device that takes input from the physical environment and uses built-in computing resources to perform predefined functions upon detection of specific input and then process data before passing it on. तो सेंसर जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आजकल आप सबको मालूम है कि सेंसर कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे मोबाइल में दो प्रकार के सेंसर है, एक है एक्सीलेरोमीटर और एक है जाइलोस्कोप। तो एक्सीलरोमीटर जो होता है वो डायरेक्शन के जो जिस तरफ ओरिएंटेशन मतलब जिस तरफ डायरेक्शन घूमेगा या करेगा तो ये उस हिसाब से ये सेंसर काम करेगा। इसके बाद आ जाता है आपका जाइलोस्कोप जो कि आपका रोटेट जब आपका स्क्रीन रोटेट होता है तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो होता है वो इसी के बेस पे होता है, ठीक है। और जो इसी तरह से कई सारे और भी सेंसर है जो वेरी कॉमन सेंसर है मॉनिटरिंग और ऑब्जर्विंग करने के लिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, ठीक है। जैसे जो हवा का जो बहाव है, हवा का जो स्पीड है या पानी का जो स्पीड है, इन सबको चेक करना, इन सबको मॉनिटर करना, ये सब सेंसर का काम होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सेंसर तो रोबोट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं, आजकल कई जगहों में इन सेंसरों का यूज़ किया जाता है। फिर फायर अलार्म्स में इनको यूज़ किया जाता है। आपके घर पे अगर अगर आपका बड़ा ऑफिस है या बड़ा घर है और वहाँ पर आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी इस चीज़ का काफ़ी आजकल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आपके घर में फायर अलार्म लगा जाए, सेंसर लगा जाए ताकि किसी भी कीमत पर आग ना फैले। आग फैलने के पहले ही ये सेंसर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए, जहाँ पर भी जैसे ही उसे धुआं या स्मोक मतलब जो धुआं स्मोक होता है या फिर आग का कोई भी तरीके का एक्टिविटी अगर उसे मालूम चलता है, ये सेंसर एक्टिव हो जाता है और अलार्म हाई अलार्म देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड उसमें इस तरीके के आपके कंट्रोलर्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली पानी स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब काफ़ी स्मार्ट सेंसर है। तो आज के हर जगह में इस तरीके के सेंसर्स का यूज़ किया जा रहा है, ओके। तो A smart sensor is a device that take input from the physical environment. तो फिजिकल environment है वहाँ से ये जो स्मार्ट सेंसर है वो इनपुट ले लेता है, ठीक है। इनपुट लेने के बाद यूजेस बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जहाँ पर ऑलरेडी बिल्ट इन कंप्यूटर रिसोर्सेज है टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि परफॉर्म करता है प्री डिफाइंड फंक्शन। वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो कि इनको प्रोसेस करते हुए डिटेक्ट करते हुए आपको क्या करते हैं प्रॉपर डेटा पास करते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज, तो चलिए अब स्मार्ट सिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। विथ रैपिड अर्बनाइजेशन
The load on our city is increasing day by day, and there are changes in management of resources like water, like land water, wastage, air pollution, health and sanitation, traffic, congestions, public safety and security, besides the overall city infrastructures, including road, rail, bridge, electricity, subway, disaster management, sports facilities, etc. These changes are forcing many city planners around the world to look for a smarter way to manage them and make city sustainable and livable. The idea of a smart city as shown in figure 2.11 makes use of computer and communication technology along with IoT, WOT to manage and distribute resources efficiently. The smart building shown here uses sensors to detect earthquake, tremors, and then warn nearby buildings so that they can prepare themselves accordingly. The smart bridge uses wireless sensor to detect any looses, bolt, cable or crack. It alerts concerned authorities through SMS. The smart tunnel also uses wireless sensor to detect any leakage or congestion in the tunnel. This information can be sent as wireless signal across the network of sensor nodes to a centralized computer for further analysis. Every sphere of life in a city like transportation systems, power plants, water supply, networks, waste management, law enforcement, information system, schools, libraries, hospitals, and other community services work in unison to optimize the efficiency of city operation and services. तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी जो है, जो अर्बनाइजेशन हम बोलते हैं, मतलब हमारे जो सिटीज़ है, सिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसमें लोड ज़्यादा हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सिटीज़ में, चाहे कोई भी सिटी हो, उसमें अ, आदमी आ रहे हैं, है ना? अलग अलग जगह से काम करने के लिए आसपास इंडस्ट्री पर बन रहा है, इंडस्ट्री बन रहा है, कोई बड़े बड़े कंपनी आ रहे हैं, वो भी अपना सेटअप बना रहे हैं, सेटअप लगा रहे हैं वहाँ पर। तो सिटी डे बाय डे जब इंक्रीज हो रहा है तो चैलेंजेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है? जैसे लैंड वाटर जो होता है, मतलब नदियाँ, है ना? फिर वेस्ट जो होता है, गंदा, पूरा का पूरा शहर का गंदा, उसको कहाँ रखना है? फिर एयर पोल्यूशन भी है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, अगर अच्छे हॉस्पिटल्स ना हो, अच्छे रोड ना हो, फिर सैनिटाइज करना भी ज़रूरी ज़रूरी है, साफ़ सुथरा साफ़ रखना सिटी को, ये सब कुछ ज़रूरी है। ट्रैफिक को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ताकि कोई कंजेशन ना हो। सेफ्टी, पब्लिक का सेफ्टी का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी रखना है। तो ओवरऑल जो जिस सिटी में ये सब रहता है, सब कुछ प्रॉपर रहता है, उसी को हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं, ठीक है? फिर उसमें आपका रोड वगैरह, रेल, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए वहाँ पर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी होना चाहिए, तभी हम उनको स्मार्ट सिटी बोलेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक प्लान होता है, सिटी का एक प्लानर होता है, किस तरह से वो मैनेज करे। तो ये जो है, ये सब चीज़ कब हो पाएगा? जब हमारे पास 2 चीज़ होंगे, एक तो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक है वेब ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीज़ों के ज़रिए, मतलब नेटवर्क, इंटरनेट, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से हम इन चीज़ों को स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? अगर अर्थक्वेक का कोई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अर्थक्वेक होने का जगह है, तो सेंसर लगे रहना चाहिए ताकि इमीडिएटली हमें जानकारी
मिल जाए, आधा घंटा 1 घंटा पहले भी अगर हमें जानकारी मिल जाता है तो हम अलर्ट हो सकते हैं, ठीक है? फिर जो ब्रिजेस है, ब्रिजेस में जो नट बोल्ट्स वगैरह लगे रहते हैं या कोई क्रैक है, तो सेंसर उन्हें डिटेक्ट करना चाहिए और इमीडिएटली मैसेज वगैरह अथॉरिटी को मिल जाना चाहिए ताकि वहाँ पर वो जाके रिपेयर कर दे। टनल होते हैं जो अंदर में, ठीक है? जो भूमि के अंदर टनल्स होते हैं, उन टनल्स में अगर कोई लीकेज वगैरह हो या कोई प्रॉब्लम हो, कंजेशन हो, तो इमीडिएटली डिटेक्ट कर देना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं जगह-जगह में, जहाँ पर कंजेशन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उन सबको कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से कुछ ट्रैफिक को कैसे करके डाइवर्ट करके अलग जगह से ले जाया जाए। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में इस तरह से ही काम होता है। अगर एक स्मार्ट सिटी में इस तरह के काम ना हो तो वो कंजेशन में फँस जाएगा। वहाँ पर अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा, मिसमैनेजमेंट रहेगा तो काफ़ी क कई सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है? सैनिटाइज़ेशन करना ज़रूरी है, साफ़ रखना ज़रूरी है। जो आपके ड्रेन्स वगैरह है, नाले जो है उनको साफ़ रखना ज़रूरी है। हर जगह में सीसी कैमरा वगैरह रहना ज़रूरी है ताकि पब्लिक सिक्योरिटी मिल सके। किसी का कुछ चीज़ चोरी हो गया तो इमीडिएटली उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लेना चाहिए उस पर्सन को कि यहाँ से ऐसा पर्सन ने यहाँ से कुछ चीज़ उसने चुराया है, ठीक है? तो सबका सेफ्टी की भी, पब्लिक का सेफ्टी का भी ज़रूरत है, ठीक है? इसके बाद जो पावर प्लांट्स है जहाँ से हर वक़्त आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, फिर वाटर सप्लाई, ठीक है? इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट अच्छे से काम करना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होना चाहिए अच्छे से। स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल आस-पास होने चाहिए ताकि बच्चे स्कूल जा सके, लाइब्रेरी जा सके और आस-पास हॉस्पिटल्स हो और हॉस्पिटल के लिए जो रास्ते हो वो स्पेशली कोई भी एम्बुलेंस जब जाए तो उसको इमीडिएटली उसे रोड क्लियर मिले ताकि वो इमीडिएटली उस पेशेंट को ले जाए है हॉस्पिटल को। तो ये सब जो चीज़ जहाँ पर इस एफिशिएंटली रहेगा, ऑप्टिमाइज़ रहेगा जहाँ पर, हर वक़्त इस तरीके का सर्विसेज़ उपलब्ध रहेगा, उसी को हम स्मार्ट सिटी में ला सकते हैं, उसी को हम स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं। सिर्फ़ बोलने से नहीं होगा, स्मार्ट सिटी आपने देख लिया कई सारे बिल्डिंग बड़े-बड़े बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ पर प्लानिंग ठीक नहीं है, तो उसे हम स्मार्ट सिटी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी में यही चीज़ हमें समझना था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलिए इसको रीड करते हैं तब हमें अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा। Cloud computing is an emerging trend in the field of information technology where computer based services are delivered over the internet or the cloud. For the case of their accessibilities from anywhere using any smart device, the services comprise software, hardware, server, database, storage, etc. These resources are provided by companies called cloud service provider and usually charge on pay per use basis like the way we pay for electricity uses. We already use cloud services while storing our pictures and files as backup on internet or host a website on the internet. Through cloud computing, a user can run a bigger application or process a large amount of data without having the required storage or processing power on their personal computer as long as they are connected to the internet. Beside our numerous features, cloud computing offer cost effective on demand resources. A user can avail need based resources from the cloud at a very reasonable cost. तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इमर्जिंग ट्रेंड, मतलब उभरता हुआ एक आप सितारा बोल सकते हो या फिर एक ट्रेंड बोल सकते हो, ठीक है? क्यों बोल सकते हैं हम इसको? क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर चीज़ अपना
सब कुछ डिपेंडेबल हम क्लाउड के ऊपर रहती है, क्लाउड डेटा स्टोरेज, ठीक है। तो क्लाउड क्या होता है, जो कि इंटरनेट में सर्वर जो होते हैं उसमें हमारे डेटा रहते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं मैक्सिमम, जीमेल, है ना। जीमेल के ज़रिए हमारा डेटा जो है, जब हम मोबाइल में जीमेल रजिस्टर करते हैं तो हमें 15 GB का तो ऐसे ही हमें फ्री का स्टोरेज मिल जाता है। तो हमारा जो भी डेटा है वो अ, हम कहाँ रखते हैं, सर्वर में रखते हैं। तो इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के वजह से हम काफ़ी सारे हमारे जो पर्सनल डेटा है और बहुत सारे डेटा जो हम अपने कंप्यूटर में नहीं रख सकते या उसे प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उसे हम सर्वर में रखते हैं। तो ये ऐसा हो चुका है कि अब अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज का ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा से आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में डिवाइसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टोरेज डिवाइस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस पर मंथ या पर ईयरली कुछ पैसे पेमेंट करने होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हम पेमेंट करते हैं मंथली, उसी तरह से आपको मंथली या ईयरली आप पेमेंट कीजिए और आपको ह्यूज डेटा स्टोरेज फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अपना डेटा रखिए और ये धीरे धीरे काफ़ी सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपका डेटा कोई एक्सेस ना कर सके। तो गूगल ड्राइव हो गया, फिर क्लाउड वन या फिर वन ड्राइव हो गया, जहाँ पर आप अपनी डेटा आराम से रख सकते हो और कभी भी एक्सेस कर सकते हो। विदाउट इंटरनेट आप इनको एक्सेस नहीं कर पाओगे, इंटरनेट की ज़रूरत है, ठीक है। और इससे क्या है कि आपके आपके ऊपर से पूरा का पूरा हेडेक हट जाता है। आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपका लैपटॉप चोरी होगा, आपका लैपटॉप खराब हो गया, मोबाइल प्रॉब्लम हो गया, आप अलग डिवाइस से भी इनको एक्सेस कर सकते हो। ये है इसका पावर, ठीक है। और कहीं से भी एनी एनी एनीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी आपके पास अगर इंटरनेट है, आप इनको एक्सेस कर सकते हो। आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो, अपने डाटा को भी एक्सेस कर सकते हो। इवन दूसरे का डाटा को भी आप एक्सेस कर सकते हो, अगर वो आपको परमिशन दे दे, ठीक है। तो इतना सारा फैसिलिटी आपको दे दिया गया है। और अगर आपका कंप्यूटर उतना पावरफुल नहीं है या आपका कैपेसिटी नहीं है, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसको रन करने के लिए भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर इतने बड़े सर्वर में आप आराम से आपका एप्लीकेशन रन कर सकते हो, आपका डेटा प्रोसेस करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो। तो ये ऑन डिमांड रिसोर्स है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, ताकि आपको बड़ा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डालिए, उसको बनाइए आपका एप्लीकेशन को, फिर आपको अगर लगता है कि मेरा कंप्यूटर इससे रन नहीं कर पाएगा, आप इसको सर्वर में डाल के इसको रन कर सकते हो। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और रीजनेबल कॉस्ट में आपको ये पूरा का पूरा चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाउड सर्विसेस। ए बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज टू इंटरप्रेट everything as a service. A service corresponds to any facility provided by the cloud. There are three standard model of categorize different computing services delivered through cloud as shown figure 2.12. These are infrastructure as a service, IaaS, infrastructure as a service पहला, second प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस दूसरा, एंड थर्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो तीन आपका कैटेगराइज कर दिया गया है क्लाउड सर्विस में। पहला है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। देन आपका आ गया यहाँ पर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS, एंड थर्ड आ गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो जो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, the IaaS providers can offer different kind of computing infrastructure such as server, virtual machine, storage and backup facility, network components, operating system or any other hardware or software using SaaS from the cloud. A user can use the hardware infrastructure located at a remote location to configure, deploy and execute any software application on that cloud infrastructure. They can outsource the hardware and software on demand basis and pay as per the uses. Thereby, they can save the cost of software, hardware, and other infrastructures as well as the
कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लस ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है, ये यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर ये बताया गया कि आप क्लाउड में आराम से सर्वर ले सकते हो, वर्चुअल मशीन ले सकते हो। वर्चुअल मशीन मतलब जो मशीन होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उन्हें आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आप स्टोरेज आपको मिलेगा, बैकअप मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के काम करते हैं। क्या करते हैं, अगर उनके पास बजट कम है, वो इस तरह से क्लाउड में ही पूरा का पूरा सिस्टम अपना ले लेते हैं, ठीक है। उनको रिक्वायरमेंट जो होता है उस हिसाब से वो 10 15 20 सिस्टम जितने भी उनको चाहिए एक्सेसिबिलिटी उतने ले लेते हैं, और आराम से बस उन्हें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट के ज़रिए वो अपने पूरा का पूरा स्टोरेज जो उनको है, जितना चाहिए उतना स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं, सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, फिर मशीन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उनको चाहिए वो वहाँ पर मिल जाता है ऑन क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड और यूज़र मतलब जो यूज़र है उसे कोई हेडेक नहीं होता है, उस सॉफ्टवेयर मतलब उस मशीन का कोई मेंटेनेंस उसको करना नहीं होता है। वो उसको जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आराम से कर सकता है, ठीक है। ये सब पूरा का पूरा डिमांड बेसिस होता है। जैसा वो डिमांड करेंगे उसी तरह से उनका रिक्वायरमेंट आएगा। बस उन्हें क्या है, इसका एक यूजेस के ऊपर एक पेमेंट करना होगा। जैसा यूज़ वो करेंगे उस हिसाब से इनको पेमेंट करना होगा। अगर आप एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, सीपीयू, मॉनिटर, फिर आपको यूपीएस वगैरह, पूरा का पूरा इन्वर्टर वगैरह चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना इन चीज़ों में। तो ये आपको ज़रूरत ही नहीं है, इस सब चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस तरह से अ, अगर ये यूज़ करेंगे तो आप एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से अगर आप चाहेंगे तो आपको इतना कुछ हेडेक लेना ही नहीं पड़ेगा। आपको बस काम से ही मतलब रहेगा। आप काम करो बस, आपको मंथली आपको एक पेमेंट करना होगा, या जितना आपने यूज़ किया उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। मतलब ये कंप्लीटली जो कंप्यूटर है वो क्लाउड में है, ठीक है, सर्वर में है। आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा इंटरनेट के माध्यम से। आप बस लॉगिन करो और आपका काम स्टार्ट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। Through this service, a user can install and execute an application without worrying about the underlying infrastructure and their setup. That is PaaS, Platform as a Service. Providers a platform or environment to develop, test, and deliver software application. Suppose we developed a web application using MySQL and Python. To run this application online, we can avail a pre-configured Apache server from cloud having MySQL and Python pre-installed. Thus, we are not required to install MySQL and Python on the cloud, nor do we need to configure the web server Apache. In PaaS, the user has complete control over the deployed application and it configured. It provide a deployment environment for developers as much reduce cost, lessening the complexity of buying and managing the underlying hardware and software. तो यहाँ पर क्या है कि आप आराम से आपका जो भी है एप्लीकेशन आप सर्वर में एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो। अगर आपका खुद का कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप किए हुए, जैसे वेब एप्लीकेशन माइस्क्यूएल या पाइथन में, उसको जब आप अपने कंप्यूटर में रन करते हो बहुत कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। आपको माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर का कुछ आपको अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सब कुछ भी ज़रूरत नहीं अगर आपने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ किया। मतलब आपको वहाँ पर सर्वर में ही माइस्क्यूएल, पाइथन वगैरह सब इंस्टॉल रहेगा, सर्वर इंस्टॉल रहेगा, कॉन्फ़िगर किया रहेगा, आपको इंस्टॉल करना है और आपको डिप्लॉय करना है, और पूरा एक्सेसिबिलिटी, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। और आपको हार्डवेयर
का कोई मैनेजमेंट नहीं करना है, सॉफ्टवेयर का कोई मैनेजमेंट नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स अगर आपको कोई हाई कॉन्फ़िगर का कंप्यूटर खरीदना है, वो भी खरीदने का ज़रूरत नहीं। आप कंप्लीटली आप कहाँ पर रन कर रहे हो, पूरा का पूरा सर्वर में स रन कर रहे हो, वहीं पर एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, ठीक है? तो ये हो गया प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, SaaS. Software as a service provides on-demand access to application software, usually requiring a license or subscription by the user while using Google Doc, Microsoft Office 365, Dropbox, etc. to edit a document online. We use SaaS from cloud. A user is not concerned about installation or configuration of the software application as long as the required software is accessible. Like PaaS, a user is provided access to the required configuration setting of the application software that they are using at present. In all of the above standard service model, a user can use on-demand infrastructure or platform or software and is usually charged as per the usage, thereby eliminating the need of a huge investment upfront for a new or evolving organization. In order to utilize and harness the benefit of cloud computing, Government of India has embarked, embarked upon an ambitious initiative, GI Cloud, which has been named as a मेक राज। तो यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि आपका सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ क्लाउड में इंस्टॉल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप वहीं पर उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करो, ना उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ना उसको वहाँ पर जैसे गूगल डॉक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, आपको इंटरनेट के ज़रिए आपको एक्सेस करना है। आपका जो गूगल क्रोम है वहाँ पर आप उसके ज़रिए आप एक्सेस करोगे, आप अपने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, वहीं पर सेव करोगे। आपको अलग से इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके कंप्यूटर में भी कोई प्रेशर नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा सर्वर पे चलेगा। इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में ही आपको समझा दिया कितना ईज़ी और कितना परफेक्टली ये काम करता है, ठीक है? और आपको हेडेक भी नहीं लेना है क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्वर में है। सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है इसमें, ठीक है? आपका अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी हो गया, जितना तक आपने रखा था वहाँ तक ये यहाँ पर आपका सेव रहेगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और आपको क्या है, और क्या है इसमें कि आपको अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई बिज़नेस वगैरह है और आपके पास पैसे वगैरह कम हैं, आपको सॉफ्टवेयर इतने बड़े-बड़े, इतने हैवी सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में नहीं चल रहे या वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप आराम से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप ले लो, और आपको जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है? तो गवर्नमेंट भी काफ़ी इसमें हेल्प कर रही है ताकि स्टार्टअप कंपनी इन क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो है आप बोल सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और हमें ये सब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है।